हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, जैसे कि एनर्जी लेवल, एनर्जी बैंड, एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन के बारे में, यानी कि ऊर्जा स्तर, ऊर्जा बैंड, आयनन और उत्तेजन के बारे में। इसमें से जो आपका एनर्जी लेवल और एनर्जी बैंड है वो आपकी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस नाम की यूनिट के लिए भी बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं ऊर्जा स्तर की, यानी एनर्जी लेवल के बारे में। आप सभी को पता है कि किसी भी एटम में सेंटर में होता है आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड यानी न्यूक्लियस के चारों ओर होती हैं ऑर्बिट्स। उन ऑर्बिट्स में घूमते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर एक आइसोलेटेड एटम ले लें, यानी कि एक अलग थलग पड़ा हुआ कोई परमाणु ले लिया जाए, विलगित परमाणु ले लिया जाए, तो उसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिन निश्चित अनुमन्य कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उनकी ऊर्जा भी निश्चित होती है। यानी कि एटम के चारों ओर जितनी भी ऑर्बिट होती हैं उनकी एनर्जी फिक्स होती है, और इस तरह से जिस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी उसी ऑर्बिट के एनर्जी के इक्विवेलेंट होगी। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उस कक्षा की ऊर्जा के बराबर होती है। प्रत्येक कक्षा की निश्चित ऊर्जा को ही हम उसका ऊर्जा स्तर कहते हैं। यानी कि आपने कोई एटम जब लिया तो उसमें जो डिफरेंट ऑर्बिट्स होंगी, अलग अलग जो कक्षाएं होंगी, हर कक्षा की अपनी एक निश्चित ऊर्जा होगी, और हर कक्षा की ऊर्जा को ही हम ऊर्जा स्तर कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है। इसमें हमने एक आइसोलेटेड एटम यानी कि एक विलगित परमाणु, एक सिंगल एटम के इलेक्ट्रॉनों की विभिन्न निश्चित कक्षाओं में ऊर्जा को दिखाया है। ठीक है, यानी कि एटम के चारों ओर जितनी भी ऑर्बिट होती हैं, हर ऑर्बिट की जो फिक्स एनर्जी होती है, उसमें रहने वाले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी को हम इस तरह से शो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा को हम एक सिंगल लाइन के द्वारा दिखा रहे हैं। जैसे n=1 यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट की जितनी एनर्जी होगी उसको हम एक सिंगल लाइन के द्वारा दिखा रहे हैं। ये फर्स्ट ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा को भी प्रदर्शित करेगा। ऐसे ही n=2 यानी सेकेंड ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी उसको भी एक सिंगल लाइन के द्वारा दिखा रहे हैं। तो सेकेंड ऑर्बिट में रहने वाली इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इसके द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। ऐसे ही अन्य ऑर्बिट्स की ऊर्जाओं को भी प्रदर्शित किया जा सकता है। चलिए हाइड्रोजन एटम का एग्जाम्पल देते हैं। हाइड्रोजन एटम की जब आप बात करते हैं तो तब उसमें n=1 यानी जो फर्स्ट ऑर्बिट होती है, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होती है आपकी E1 जब हम सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो n=1 यानी फर्स्ट ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर अगर हम एनर्जी लेवल में इसको दिखाना चाहें तो यहाँ पर ये जो सिंगल लाइन है ये किसको आपका रिप्रेजेंट करेगी, ये बताएगी आपकी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को बताएगी। ठीक है, इसके बाद बात करें अगर n=2 यानी कि हाइड्रोजन एटम के सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी की, तो वो होती है आपकी E2 -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सेकेंड ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी कितनी होगी, -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर जो आपने एनर्जी लेवल डायग्राम दिखाया है, यहाँ पर ये एनर्जी दिखाएगा आपको -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। इसके बाद अगर तीसरी ऑर्बिट की बात करें तो हाइड्रोजन एटम की तीसरी ऑर्बिट की एनर्जी होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर जो एक सिंगल लाइन n=3 के लिए हमने लिखी है, ये तीसरी ऑर्बिट की एनर्जी को बता रहा है। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते समय जो ये आपकी y एक्सिस की लाइन दिख रही है, यहाँ पर आप एनर्जी को शो करते हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है आपको, यहाँ पर एज ऑफ द न्यूक्लियस आप लिखते हैं। ठीक है, यानी ये नाभिक का किनारा है। उसके बाद आप अलग अलग ऑर्बिट्स की एनर्जी को सिंगल लाइन के द्वारा दिखाते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल। आशा है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं हम ऊर्जा बैंड की, यानी कि एनर्जी बैंड की।
एनर्जी बैंड की जब हम बात करते हैं तो हम किसी ठोस पदार्थ की बात सबसे पहले करेंगे। देखिए, अभी हमने एनर्जी लेवल की जब बात की थी तब हमने एक सिंगल एटम लिया था, जबकि ऊर्जा बैंड की जब हम बात करते हैं तब हम उस एटम से बना हुआ सॉलिड मटेरियल कंसीडर करते हैं। जैसे सपोज पहले केस में ऊर्जा स्तर की जब हमने बात की थी तब हम आयरन का एक सिंगल एटम लेके ऊर्जा स्तर दिखा सकते हैं, लेकिन जब ऊर्जा बैंड की बात करेंगे तो आयरन का एक रॉड या फिर आयरन का जो है एक सॉलिड ब्लॉक लेके हम उसके बारे में बात करेंगे और वहाँ पर एनर्जी बैंड शो कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप कोई भी ठोस पदार्थ ले लें, सॉलिड मटेरियल ले लें, तो आप देखेंगे कि वो बहुत सारे परमाणुओं यानी एटम से मिलकर बना होता है और उसमें जो विभिन्न परमाणु होते हैं वो आप आसपास रहने वाले अदर एटम से इन्फ्लुएंस होते हैं, यानी कि ठोस पदार्थ में उपस्थित जो विभिन्न परमाणु होते हैं वो एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, जिसके कारण उन सभी एटम्स की फर्स्ट ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी निश्चित नहीं होती है। जैसे आपने सिंगल आइसोलेटेड एटम के केस में अभी देखा था कि फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स थी, लेकिन जब सॉलिड मटेरियल उसी एटम के सॉलिड मटेरियल की अगर बात करें तो वहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा निश्चित नहीं होगी, बल्कि उन सभी की जो ऊर्जाएं होंगी उन ऊर्जाओं का आपको वहाँ पर एक निश्चित परास मिलेगा, एक डेफिनेट एनर्जी रेंज आपको प्राप्त होगी और इस ऊर्जा परास को यानी इस एनर्जी बैंड को हम कहेंगे फर्स्ट एनर्जी बैंड। ऐसे ही अन्य कक्षाओं की ऊर्जा परास को, जैसे जो सेकेंड ऑर्बिट है वो किसी एटम की डिफरेंट होगी और दूसरे एटम की डिफरेंट होगी, तो वहाँ पर भी आपको एनर्जी की एक रेंज मिलेगी और उस एनर्जी रेंज को आप दिखाएंगे द्वितीय ऊर्जा बैंड नाम से या फिर सेकंड एनर्जी बैंड नाम से। ऐसे ही आपको थर्ड एनर्जी बैंड मिलेगा थर्ड ऑर्बिट्स के लिए, और जो अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको चूंकि आप संयोजी इलेक्ट्रॉन नाम देते हैं, इसलिए उसकी ऊर्जा परास को आप संयोजी बैंड यानी कि वैलेंसी बैंड कहेंगे। अगर चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की बात करें तो डायग्राम आप कैसे बनाएंगे? जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी कि क्षैतिज रेखा है वहां पर आप एज ऑफ द न्यूक्लियस लिखेंगे, नाभिक का किनारा या नाभिक का एक कोना, और जो वर्टिकल लाइन है वहां पर आप लिखेंगे एनर्जी यानी कि ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती हुई। तो देखिए यहाँ पर हमने एक वहां पर एक ऊर्जा स्तर में आपने देखा था एक सिंगल लाइन के द्वारा दिखाया था, यहाँ पर एक आप मोटी रॉड टाइप की लाइन दिखाएंगे, इसको आप फर्स्ट बैंड लिखेंगे। ऐसे ही इसके ऊपर सेकंड बैंड और फिर उसके बाद जो अंतिम कक्षा होगी उसके बैंड को नाम देंगे वैलेंसी बैंड। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे तरीके से समझते हैं। सपोज कोई एक सॉलिड मटेरियल लेते हैं जो किसी बहुत सारे एटम से मिलके बना हुआ है, तो उसकी अगर फर्स्ट ऑर्बिट की आप बात करें n इक्वल्स फर्स्ट ऑर्बिट की अगर आप बात करते हैं तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए सपोज जो पहला एटम है या फिर कुछ एटम्स ले लें उसमें से, उन एटम्स की एनर्जी सपोज अब ये पहली ऑर्बिट है तो पहली ऑर्बिट की एनर्जी को E1 से दिखा रहे हैं, तो कुछ एटम्स की एनर्जी सपोज वहां पर है 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन सारे एटम्स की एनर्जी यही हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वो एटम उस मटेरियल में उपस्थित अदर एटम से भी प्रभावित होगा, इसलिए कुछ एटम्स की एनर्जी अलग भी हो सकती है, जैसे 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी आपकी हो सकती है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको एनर्जी की एक रेंज मिल रही है। रेंज यानी कि जो उस ठोस पदार्थ में उपस्थित एटम्स हैं उन सभी की फर्स्ट ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो हमें रेंज मिली है वो मिली है 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। ठीक है, तो ये चीज़ कहलाएगी आपकी एनर्जी की रेंज, और इसी को हम दिखाते हैं एनर्जी बैंड के द्वारा। तो यहाँ पर जो ये फर्स्ट बैंड आपको दिख रहा है, इस फर्स्ट बैंड में जो एनर्जी की रेंज है वो आपकी होगी 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? जिनकी एनर्जी 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो। तो देखिए यहाँ पर एनर्जी की आपको एक रेंज मिली है, डेफिनेट एनर्जी नहीं मिली है। ऐसे ही सपोज
उस सॉलिड मटेरियल की दूसरी ऑर्बिट की बात करें और उसकी एनर्जी को E2 से हम रिप्रेजेंट करें, तो जो ये E2 एनर्जी होगी, सपोज उस ठोस पदार्थ में उपस्थित जो एटम्स हैं उन सभी की सेकेंड ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉनों की अगर एनर्जी की बात करेंगे तो वो फिक्स नहीं होगी। सपोज वो है, कुछ एटम्स के लिए वो 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कुछ अदर एटम्स के लिए वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहाँ पर भी आपको एनर्जी की एक रेंज मिल रही है और ये रेंज है 0.9 से लेकर 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की। तो ये जो 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये क्या है, एक तरह का एनर्जी का रेंज है। तो सेकंड बैंड में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी बैंड होगी वो उसका नाम होगा 0.9 से लेकर 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बैंड जो होगा, इस बैंड में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो सकती है। ऐसे ही अगर उस सॉलिड मटेरियल की थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो सपोज उसमें रहने वाले कुछ एटम्स की एनर्जी आपकी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कुछ की 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ऐसे ही कुछ की 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहाँ पर भी आपको एक डेफिनेट एनर्जी रेंज मिल गई है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। तो यहाँ पर देखिए कि सॉलिड मटेरियल में तीसरी जो ऑर्बिट है डिफरेंट एटम्स की, उनकी हमें डेफिनेट एनर्जी नहीं मिली है, बल्कि एक एनर्जी की रेंज, एक ऊर्जा का परास मिला है। तो जो थर्ड ऑर्बिट होगी आपकी, थर्ड ऑर्बिट में रहने वाले अगर यहाँ पर आप एक तीसरा बैंड दिखाएं, थर्ड बैंड, तो उसमें रहने वाले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होगी। अब सपोज जो ये बैंड था, ये जो ऑर्बिट थी, ये उस सॉलिड मटेरियल में रहने वाले एटम्स की लास्ट ऑर्बिट थी, यानी तीसरी ऑर्बिट आपकी क्या थी, तीसरी ऑर्बिट आपका संयोजी कोष था, यानी कि वैलेंसी ऑर्बिट थी। ठीक है, तो इस वैलेंसी ऑर्बिट में रहने वाले जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस सॉलिड मटेरियल के, उन सभी की एनर्जी की रेंज को हम दिखाएंगे वैलेंसी बैंड के नाम से। तो ये जो वैलेंसी बैंड है, ये दरअसल क्या है, ये अंतिम कक्षा में रहने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का परास है। ठीक है, अब इसके बाद अगर बात करें, दूसरा इंपॉर्टेंट बैंड जो होता है वो होता है आपका कंडक्शन बैंड। पहला बैंड इंपॉर्टेंट होता है वैलेंसी बैंड, दूसरा बैंड जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कंडक्शन बैंड। जब भी आप इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तब ये दोनों बैंड ही ज़्यादा आपके यूजफुल होते हैं। इन दोनों बैंड के ही आधार पर आप उन तीनों में अंतर बताते हैं। तो देखिए, कंडक्शन बैंड दरअसल वो बैंड होता है जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी रेंज वाले इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अगर कंडक्टर्स के केस में बात करें, यानी चालकों के केस में, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इस बैंड में लाई करते हैं। वैलेंसी बैंड और कंडक्शन के बैंड के बीच में जो ये गैप होता है, इसको नाम देते हैं हम फॉरबिडन एनर्जी गैप, यानी कि वर्जित ऊर्जा अंतराल। ये जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, ये मटेरियल में जितना कम होगा उतना ही वो अच्छा चालक होगा, और ये फॉरबिडन एनर्जी गैप जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही कुचालक होगा। ठीक है, तो इससे आप आसानी से समझ गए होंगे कि जो इंसुलेटर्स होते हैं उनमें वैलेंसी बैंड यानी संयोजी कोश, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत बड़ा होता है, जबकि चालकों के केस में फॉरबिडन एनर्जी गैप होता ही नहीं है और ये कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टर्म्स जो हैं आपके, तीसरा टर्म है आपका उत्तेजन तथा आयनन विभव, यानी कि एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब इसमें भी पहला टर्म हम ले लेते हैं उत्तेजन विभव तथा उत्तेजन ऊर्जा, यानी कि एक्साइटेशन पोटेंशियल एंड एक्साइटेशन एनर्जी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्साइटेशन क्या होता है एटम्स के केस में। तो वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके अपनी कक्षा से बाह्य कक्षा में चला जाता है, वो उत्तेजन यानी कि एक्साइटेशन कहलाती है। अगर किसी एटम में कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, और एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी,
और अगर वो दूसरी कक्षा की ऊर्जा के बराबर होगी तो वो अपने से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एक्साइटेशन, यानी कि वो एक्साइट होके नेक्स्ट ऑर्बिट, अपने से हायर ऑर्बिट में चला गया है। ठीक, यानी कि द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय एन इलेक्ट्रॉन टेक्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स इनर ऑर्बिट टू सम आउटर ऑर्बिट ऑफ हायर एनर्जी इज कॉल्ड एक्साइटेशन। अब इसमें ही बात करें कि तो ये उत्तेजन विभव यानी कि एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है। अब देखिए, जो आपने इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड होकर दूसरी ऑर्बिट में गया, उसको एक्साइट करने के लिए आपको बाहर से कुछ न कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब बाहर से ऊर्जा देने के लिए भी आपको उस इलेक्ट्रॉन के अक्रॉस एक पोटेंशियल देना पड़ेगा, एक विभव देना पड़ेगा। आप बाहर से कुछ पोटेंशियल उसके अराउंड लगाएंगे तो तभी उसको ऊर्जा मिलेगी और तभी वो अपने से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। तो आपका के द्वारा दिया गया वह न्यूनतम त्वरक विभव यानी कि मिनिमम एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके कि वह आंतरिक कक्षा से बाह्य कक्षा में जा सके, तो उस लगाए गए न्यूनतम एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल को हम कहते हैं उत्तेजन विभव। और उस समय इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा प्राप्त कर लेता है उसको कहते हैं उत्तेजन ऊर्जा। In English, the minimum accelerating potential which provides an electron the energy sufficient to jump from an inner to an outer orbit is called excitation potential. Or resonance potential and energy of the electron is called excitation energy. आशा है आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये उत्तेजन तथा आयनन विभव का कॉन्सेप्ट आपकी फर्स्ट यूनिट में नया इंट्रोड्यूस हुआ था। अभी तक एक्चुअली जितने टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं, एटम्स के मॉडल से लेकर ये जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, ये आपके नए सिलेबस के टॉपिक्स हैं। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि आयनन के बारे में। आयनन के बारे में बात करने से पहले चलिए जो अभी हमने बात की उत्तेजन विभव की, उसको हम हाइड्रोजन एटम के केस में देख लेते हैं। इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम देखिए एनर्जी ऑफ फर्स्ट लेवल कितनी होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट प्रथम कक्षा की ऊर्जा होती है E1 इक्वल्स -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि फर्स्ट एनर्जी लेवल उसका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। ऐसे ही जो सेकेंड लेवल होता है उसकी एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जब भी इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप करेगा एक्साइटेड लेवल में, तो इसको कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जरा इसको देखते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, E2 माइनस E1 करना पड़ेगा। देखिए E2 जो है ज़्यादा है, माइनस साइन में आपको पता होगा कि संख्या जितनी कम होती है उतनी ही उसकी वैल्यू ज़्यादा कहलाएगी। तो E1 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये आपका छोटा है, और E2 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये बड़ा है। तो E2 माइनस E1 जब आप करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहने का मतलब ये है कि पहली जो ऑर्बिट है, पहली ऑर्बिट की एनर्जी है आपकी E1 और सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी E2 है। तो E1 की एनर्जी आपकी कम है, E2 की एनर्जी ज़्यादा है। E1 से अगर E2 में अगर इलेक्ट्रॉन को जंप करना है तो उसे कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, उसे देनी पड़ेगी हमें ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो ये क्या कहलाएगी, ये उस हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉनों की एक्साइटेशन एनर्जी कहलाएगी। तो देखिए E इक्वल्स 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा, एक्साइटेशन एनर्जी। और अगर पोटेंशियल की बात करें तो हमें बाहर से उस इलेक्ट्रॉन को कितना पोटेंशियल देना पड़ेगा, कितना विभव उसके अराउंड लगाना पड़ेगा। तो उसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़ है, वोल्टेज निकालने के लिए आप इस एनर्जी को डिवाइड कर देंगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। ठीक है, तो एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज, एनर्जी है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज E। तो ये E जो ऊपर लिखा है ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही है, ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E से E कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 10.2 वोल्ट। यानी कि जब आप बाहर से उस एटम में 10.2 वोल्ट का पोटेंशियल लगाएंगे, ठीक है, किसी बैटरी के थ्रू कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा जो इतना पोटेंशियल प्रोवाइड कर सके, तो तब ये 10.2 वोल्ट ही आपका क्या कहलाएगा, एक्साइटेशन पोटेंशियल, यानी कि उत्तेजन विभव। आशा है अब इस एग्जाम्पल के द्वारा आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब ले लेते हैं आयनन विभव तथा आयनन ऊर्जा को।
जब आप आयनन की बात करते हैं तो देखिए, आयनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आप सभी ने केमिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा। किसी परमाणु की बाह्य कक्षा यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं और उसे आप आयन बनाते हैं तो तब उस प्रक्रिया को हम नाम देते हैं आयनाइजेशन, यानी कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम टू मेक इट एन आयन इज कॉल्ड आयनाइजेशन। अब इसकी बात कर लेते हैं तो फिर आयनन ऊर्जा क्या है? तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में से यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है, उसे हम कहेंगे आयनन ऊर्जा। यानी कि अगर आपको किसी एटम को आयन में कन्वर्ट करना है तो आयन में कन्वर्ट करने के लिए जितनी ऊर्जा आप उसे देंगे तो वो मिनिमम एनर्जी ही कहलाएगी आपकी आयनाइजेशन एनर्जी। Ionization energy is the minimum amount of energy required to remove an electron from the outermost orbit of an atom। ठीक, अब इसके बाद आयनन विभव की अगर आप बात करते हैं तो आयनन विभव क्या है फिर? तो आयनन विभव, आप अगर आपको उत्तेजन विभव समझ में आ गया था तो आयनन विभव की डेफिनेशन भी आप इजीली बना सकते हैं। देखिए, जो मिनिमम एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल जो परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को प्रदान किया जाने पर वो परमाणु से निकल जाए तो वो पोटेंशियल कहलाएगा आयनन विभव। यानी कि वह न्यूनतम त्वरक विभव जो यदि किसी परमाणु की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को दे दिया जाए और वो परमाणु से निकल जाए उस समय, तो वो पोटेंशियल जो आपने अप्लाई किया है वो ही कहलाएगा उसका आयनन विभव। The minimum accelerating potential which is provided to electron just to remove it from the atom is called ionization potential। चलिए, अगर हाइड्रोजन एटम के केस में बात की जाए तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी यानी आयनन ऊर्जा होगी वो होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी आयनन विभव होगा 13.6 वोल्ट का। आशा है ये सारे के सारे टर्म्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।